अब इसके बाद में भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आम से आम आदमी का विश्वास है, और उसी में एक संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट। लोगों में विश्वास है कि यहाँ पर न्याय होगा, और इसी विश्वास को रेखांकित करते हुए उसे निरंतर बढ़ाते हुए जो व्यक्ति वहाँ पर काम करते हैं, और वो आदरणीय हस्ताक्षर आज हम सब के बीच में जस्टिस जनाब M.Y. इकबाल साहब यहाँ पर है। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे, रांची में 1990 में गवर्नमेंट प्लीडर बने, 1993 में गवर्नमेंट एडवोकेट बनने के बाद 1996 में पटना के हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। 2000 में आपने झारखंड हाईकोर्ट का पदभार संभाला। 2003 में चेयरमैन झारखंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन के रूप में आपने कार्य किया। 2010 में मद्रास के चीफ जस्टिस, और 2012 तक तमिलनाडु का भी अधिभार आपके पास में था। पिछले 16 वर्षों की सेवाओं के बाद आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस बनने के बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में आज हम सबके बीच में हैं। मैं विशेष आदर के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करें। एक बार ज़ोरदार तालियों के बीच में जस्टिस M.Y. इकबाल साहब। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, मोहम्मद अली साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और चांसलर ज़फ़र शरेशवाला, जनाब ख्वाजा शाहिद साहब, वाइस चांसलर, IDBI के चेयरमैन, और जितने डिग्निटरीज़ हैं, शमशुद्दीन साहब भी आए हुए हैं मक्का मस्जिद से। ज़फ़र साहब ने मुझे कहा कि साहब, तालीम की ताकत मौजू पे बात करनी है। तो हम लोगों के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम लोग एक्सटेम्पोर बोल के पता नहीं कहाँ क्या बोल जाएंगे, तो उसका गलत माने लगाया भी जा सकता है। तो मैंने सोचा कि स्पीच हमेशा हम लोग इंग्लिश में देते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देखने के बाद ये ठीक नहीं होगा कि मैं इंग्लिश में बोल जाऊँ और पढ़ जाऊँ और पता नहीं मैं समझ पाऊँ कि नहीं खुद। जब मौजू है तालीम की ताकत, तो ये मौजू सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद के लिए नहीं था, या साउथ इंडिया में तमिलनाडु है या कर्नाटका है, ये पर्टिकुलर तौर पे उसके लिए नहीं है, बल्कि कविता जी ने जैसा बताया कि इस रीजन में मुस्लिम्स लिटरेसी काफ़ी है, काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दिए जाते हैं, बट जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये पॉलिटिशियंस की बात है। जहाँ तक तालीम की सवाल है, ज़फ़र साहब, शमशुद्दीन साहब ने कहा कि कुरान में इक़रा वही आया कि तू पढ़। पढ़ से मतलब नहीं कि सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ो। पढ़ से मतलब है कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए हमें अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। ज़फ़र साहब ने यही बताया। देखना यह है कि एज ए होल पूरे कंट्री में माइनॉरिटीज़ का क्या पोजीशन है। अगर हम मुसलमानों को एक माइनॉरिटी तबका लेकर चलें
और नज़र घुमाएं यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, तो आप पाएंगे कि इलिटरेसी वहाँ पे 80 से 90% है। मुग़ल रेजिम में 200 साल तक 30 से 40 हज़ार मदरसे और मकतब बन गए। ज़हनियत भी कुछ उसी तरह का बनाया गया कि तालीम मदरसे में लो और मकतब जाओ। लड़कियों के तालीम के लिए तो कभी कोई पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ 90% इलिटरेसी है। मुस्लिम्स अपने इलिटरेसी की वजह से वो लड़कों को मकतब और मदरसा भेजते हैं और लड़कियों को घर पे रखते हैं। अब ये टाइम आ गया है, मैं ज़फ़र साहब से कहूँगा कि जिस तरह हम अपने जुडिशरी में लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, गांव में, बाज़ार में जाकर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, अब ये वक्त है कि हम गांव के अंदर जाके, चाहे वो मुस्लिम्स पॉपुलेशन हो, नॉन मुस्लिम्स पॉपुलेशन हो, वहाँ पे जाके हम लीगल अवेयरनेस लाएं मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में जो स्कूल और कॉलेज से काफ़ी दूर हैं। हिंदुस्तान में 1951 में लिटरेसी रेट 38% था, वो 2011 में बढ़ के 74% हो गए। इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो प्रोपोर्शनेटली माइनॉरिटीज़ का लिटरेसी रेट बहुत ही लो है, वो उस तरह से बढ़ा नहीं। हम मदरसा और मकतब को सिर्फ कुरान और हदीस तक महदूद कर दिए। अब वक्त आ गया है और जो स्टेप ज़फ़र साहब ले रहे हैं, मैं उससे पूरा मुत्तफ़िक हूँ कि उन मदरसों को टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा जाए। ऐसा किया जाए कि कुरान और हदीस के तालीम के अलावा उन्हें दूसरी तालीम दिया जाए। जहाँ तक प्रेजेंट गवर्नमेंट का सवाल है, हम बहुत खुश हैं देख के नजमा हेपतुल्लाह जी भी अपने एक फंक्शन में, जो हम समझते हैं पटना में हुआ था, उन्होंने कहा कि फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन द कंट्री many programs have been launched like Nayi Manzil. She also said in her address that for the improvement of minority communities, the Prime Minister has taken a special interest in this regard. Many other schemes have also been announced by the government to simplify the implementation
process of various minority regulated scheme in the country. It further appears from the newspaper that the present government is committed for the modernization of madrasa quality. Education will be promoted in the madrasa through the scheme of providing quality education. Under the scheme which we read, the central government will provide assistance in madrasa and maktab to make the other subjects like science, mathematics, etc. in the curriculum. The present government, I am saying from the announcement, from the newspaper clips, from the speeches made by the Prime Minister, including our Madam, that the present government is committed to this project, that is सीखो और सिखाओ, सबका विकास सबका साथ. These are the very good schemes. अगर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, particularly minorities communities के लिए, तो I think that the literacy rate in the minorities, maybe other minorities, will increase and Muslim will come in the mainstream. मदरसा को मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. कविता जी से मैं सहमत हूँ एक बात पे, जो शमसुद्दीन साहब मौलाना जो मक्का के हैं, मस्जिद के हैं, उन्होंने कहा कि बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचो. पॉजिटिव होने के लिए भी कुछ सपोर्ट चाहिए. अब सोचे, एक मजदूर जो दिन भर में 100 रुपये कमाता है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो मदरसा के अलावा और कहाँ भेज सकता है? प्राइम मिनिस्टर का और एक काफ़ी अच्छा स्कीम मुझे लगा, जो माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है. बस हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे. यहाँ पे आपके ऑनरेबल मिनिस्टर हैं कि अगर ये स्कीम्स जो आपने पेपर पे लाया है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए. एजुकेशन इज स्ट्रेंथ. तालीम की ताकत, आप पढ़े होंगे, तालीम की ताकत बहुत है. लेकिन मेरे ख्याल में हम अगर प्रॉपर तालीम हासिल कर लेंगे, इफ़ वी बिकम एडुकेटेड, फुल्ली लिटरेट, देन वी विल बिकम ए ट्रू सिटीज़न, ट्रू नेशनलिस्ट. और जब हम ट्रू सिटीज़न हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जितने हमारे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं. आप जब तक इलिटरेट हैं, आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान आइन में आपके लिए कितने हुकूक दिए गए हैं.
आप जब तालीम हासिल कर लेंगे तो खुद ब खुद आपको अपना हुकूक मिलना शुरू हो जाएगा। %34 लिटरेसी रेट जो कहा जाता है माइनॉरिटीज़ का, उतना है नहीं। हमारे स्कूल्स जो माइनॉरिटीज़ चलाते हैं सवाए 2-4-10 के, वहाँ टीचर्स नहीं रहते हैं। माइनॉरिटी स्कूल्स में गवर्नमेंट एड देती है, टीचर्स को सैलरी मिलते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई ऐसा स्कीम चलाया जाए जिससे हर वो स्कूल्स, हाँ वो उर्दू मीडियम स्कूल हो या मदरसा हो, इसको लिंक किया जाए टेक्निकल एजुकेशन से। जब ऐसा होगा तो मुझे शक नहीं है कि आपके ऐसा और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ जो अदर स्टेट्स में हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। और कविता जी ने जैसा कहा कि हम माइनॉरिटीज़ को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनको भी मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं ज़फ़र सरेशवाला को से गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम उस इलाके में कीजिए जहाँ पे लिटरेसी रेट माइनॉरिटीज़ का 5% भी नहीं है। यहाँ जितने आप मौजूद हैं सब लिटरेट हैं। हम किस तरह समझाएं जब हमारे सामने हमारे भाई जो इलिटरेट हैं, जब तक वो सामने नहीं रहेंगे हमें उनको समझाना है। आप तो समझे हुए हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो अब लिंक भी हो रहा है नेट से, ये फैसिलिटीज़ बॉम्बे, गुजरात और तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से होके हमारे उस इलाके में भी जाएं, उस स्टेट में भी जाएं जहां मुस्लिम्स बैकवर्डनेस 95% है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ज़फ़र भाई को भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और हम यूनिवर्सिटी देख के बहुत खुश हुए। सही मानों में ये अपनी जगह में एक अच्छा यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी में तालीम हो रही है उसके लिए एप्रोप्रिएट चांसलर चुना गया है। शुक्रिया।